हेलो दोस्तों, नमस्कार। आने वाली राजस्थान की जितने भी एग्जाम है उसमें मार्क्स बढ़ाने वाली इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम पिछले कुछ PYQ जो पूछे गए एग्जाम्स में, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, इसके साथ ऐसे फैक्ट जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर की आज की वीडियो को। अभी हाल ही में एक प्रश्न आया एग्जाम में, ईशान भट्ट राजस्थान के गुहिलों की किस शाखा से संबंध रखते हैं। यानी ईशान भट्ट है वो गुहिल वंश से संबंधित है और गुहिलों की अनेक शाखाएं थी, उसमें से वो किस शाखा से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया। तो एक तरीके से अगर देखें तो सामान्य प्रश्न नहीं है, कुछ डीप पूछा गया है। तो ईशान भट्ट ये गुहिलों की जो चाटसू शाखा है ना, वहां से संबंधित है। इसका मतलब क्या हो गया, अब हमें यह देखना पड़ेगा कि राजस्थान में गुहिलों की कौन कौन सी शाखाएं थी और कुछ जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनमें जो शासक जिन्होंने प्रसिद्धि पाई वो कौन थे। क्योंकि अगर ये प्रश्न पूछ लिया इस बार यहाँ से, ये भी चाटसू के शासक के बारे में पूछ लिया, कल को हमें अगर पूछ ले कहीं और के गुहिलों की शाखा के शासक के बारे में, तो हमें थोड़ा बहुत इसे देखना पड़ेगा। तो देखो, राजस्थान में अगर गुहिलों के विस्तार की अगर हम देखें तो गुहिलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेवाड़ से हुई थी। और मेवाड़ के बाद में वो राजस्थान के अन्य अन्य भागों में जाके बस गए और वहां जाकर भी अपने आप को उन्होंने गुहिल ही माना, यानी गुहिल कहे कि हम गुहिल शासक हैं। तो 7वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक कई शिलालेख मिले हैं, कई ताम्रपत्र मिले हैं और उन शिलालेख और ताम्रपत्रों में हमें गुहिलों की शाखाओं के बारे में जानकारी मिलती। अब एक ऐसा ही ताम्रपत्र रावल समर सिंह के समय का है। किसके समय का? रावल समर सिंह के समय का। कब का है ये? विक्रम संवत 1331 ईस्वी का, तब का है। ईस्वी सन में 1274 ईस्वी का है। तो ये देखो कि 1300 रावल समर सिंह का जो अभिलेख है वो 1331 विक्रम संवत का है और इसके अंदर गुहिलों की कई शाखाओं के बारे में बताया गया। साथ ही जो मोहनोत नेणसी है उन्होंने भी अपनी ख्यात के अंदर गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। मोहनोत नेणसी ने कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? गुहिल की 24 शाखाओं की। अब गुहिलों की 24 शाखाओं की पुष्टि ही कर्नल टोड है, उन्होंने भी लिखा है। कर्नल टोड को कैसे पता चला? तो उनके जो गुरु थे ज्ञानचंद्र, उनका मांडल का उपसारा का संग्रहालय है, वहां पे उन्होंने पढ़ा कि उनकी गुहिलों की 24 शाखाएं हैं और उन्होंने बाद में इसका अपना किताब में उल्लेख किया। हाँ, जैसे ये जो मोहनोत नेणसी, इन्होंने भी 24 शाखाएं बताई और कर्नल टोड ने भी 24 शाखाएं बताई। इनके नाम में थोड़ा वो डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे नाम दोनों में मैच कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने 24 शाखाएं बताई है। तो मोटा मोटी कौन कौन सी शाखाएं इनमें? एक तो देखो कल्याणपुर के गुहिल है, ये काफी प्रसिद्ध रहे। इसके अलावा वागड़ के गुहिल, इसके अलावा चाटसू के गुहिल। अगर प्रश्न में पूछा गया था ईशान भट्ट ये किस शाखा से संबंध रखते हैं, तो ये चाटसू शाखा से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो चाटसू के गुहिल हो गए। इसके अलावा मारवाड़ के गुहिल, एक दौड़ के गुहिल भी है, एक काठियावाड़ के गुहिल है, एक मेवाड़ के गुहिल है। ये कुछ प्रसिद्ध शाखाएं थी गुहिलों की। अब हम 2-3 जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कल्याणपुर के गुहिल की बात करें तो कल्याणपुर के अंदर 7वीं शताब्दी का ताम्रपत्र मिला है। कौन सी शताब्दी का? 7वीं शताब्दी का ताम्रपत्र मिला है और उसमें कल्याणपुर के गुहिल थे ये प्रमाणित होता है। गुहिल वंश के एक राजा थे, राजा पद्र, उन्होंने एक शिवालय का निर्माण करवाया है, ये इस ताम्रपत्र में लिखा हुआ था। और उस शाखा में और कौन कौन से शासक हुए? एक देवगण हुए, एक भावविहित हुए, भाविहित, एक भेती हुए, है ना। तो एक तो हो गया पद्र, ये तो ध्यान रखना है। तो पद्र गुहिलों की कौन सी शाखा से संबंध रखते हैं? तो ये कल्याणपुर शाखा से संबंध रखते हैं। पद्र कौन सी शाखा से संबंध रखते हैं? कल्याणपुर से। इसके अलावा देवगण, भावहित और भेती, ये भी गुहिलों की कल्याणपुर शाखा से संबंधित है। ठीक है।
अब बात करते हैं चाटसू के गुहिल की। चाटसू और नागर ये जयपुर जिले के भाग है और उस समय ये गुहिलों के अधिकार क्षेत्र के अंदर थे। अब जो चाटसू शाखा है गुहिलों की, इसका जो संस्थापक कौन था? तो ईशान भट्ट तो चाटसू शाखा से संबंधित है, ये प्रश्न में हमने उत्तर देख लिया, लेकिन चाटसू शाखा का संस्थापक कौन था? तो ये थे भृत्र भट्ट। तो एक आपने देखा ईशान भट्ट, एक भृत्र भट्ट, तो जिसके नाम के आगे भट्ट लग रहा है वो गुहिलों की कौन सी शाखा से संबंध रख रहे हैं? वो चाटसू शाखा से संबंध रख रहे हैं। तो ये भृत्र भट्ट था ना, इसमें ब्राह्मण के गुण भी थे और क्षत्रिय के गुण भी थे। ठीक है, भृत्र भट्ट में ब्राह्मण के गुण भी माना गया है और क्षत्रिय के गुण भी इसके अंदर माने गए हैं। इस वंश में कौन कौन शासक हुए? तो एक तो प्रश्न पूछा कि ईशान भट्ट, तो ईशान भट्ट हो गया। इसके अलावा एक उपेंद्र भट्ट हो गया, है ना, एक गुहिल हो गया, मतलब उस राजा का नाम ही गुहिल था। जो गुहिल का बाद में पुत्र हुआ, मतलब एक तो गुहिल शाखा और एक राजा भी गुहिल, गुहिल नाम का जो शासक था वो चाटसू शाखा से संबंधित है। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा था और जिसने नगर में शिव के अभिषेक के लिए तथा धर्म प्राप्ति के लिए एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। मतलब गुहिल के पुत्र जो चाटसू शाखा से संबंधित है, उसने एक बावड़ी का निर्माण कराया। तो ये प्रश्न एग्जाम में इसका कोई फैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन एक राजा हुआ धनिक, धनिक के अलावा एक हुआ आहुक, एक कृष्णराज, एक शंकरगण, एक नागभट्ट द्वितीय, एक हर्ष। ये भी गुहिल शाखा से संबंध, गुहिलों की चाटसू शाखा से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो याद रखने वाला है वो कौन सा है? शंकरगण। क्योंकि शंकरगण के संबंध में चाटसू लेख से यह ज्ञात होता है कि उसने गौड़ों को परास्त किया था। गौड़ों को परास्त किसने किया था? शंकरगण ने। और अपना राज्य मध्य प्रदेश तक इसने फैला लिया था। इसने महामहिम्रत की कन्या से विवाह किया था, यानी एक राजा था महामहिम्रत, उसकी कन्या से इसने विवाह किया था। उस कन्या का नाम था यज्ञा। ठीक है, तो शंकर गण है, उसके बारे में काफी जानकारी मिलती है कि इसने एक तो मतलब अपना राज्य विस्तार किया गौड़ों को पराजित करके, एक इसने मतलब महामहिम्रत की कन्या यज्ञा से विवाह किया। तो ये शासक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो शासक चाटसू शाखा से आपको याद रखना, एक तो ईशान भट्ट हो गया, एक उपेंद्र भट्ट हो गया, एक गुहिल हो गया, एक संस्थापक भृत्र भट्ट हो गया, एक शंकरगण हो गया। ये ध्यान रखना है, शंकरगण ने जिससे विवाह किया था उसका नाम यज्ञा था। तो ये कुछ बातें हैं जो, क्योंकि चाटसू शाखा का उल्लेख हुआ है, दोबारा प्रश्न पूछा जा सकता है उस संबंध में, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 1573 में किस राजपूत शासक को अकबर के द्वारा मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने के लिए मालवा भेजा गया? यानी मालवा के अंदर मिर्जा बंधुओं ने विद्रोह कर दिया था। अब उनके विद्रोह को दबाने के लिए मालवा किस राजपूत शासक को अकबर के द्वारा भेजा गया 1573 में? तो ये भेजा गया था बीकानेर के जो राय सिंह है ना, उनको। तो देखो, मालवा के अंदर मिर्जा बंधुओं ने विद्रोह कर दिया था, ये एक बात होगी। उस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने एक अभियान भेजा, कब? 1573 में। और उस विद्रोह को दबाने के लिए जिसके नेतृत्व में यह अभियान भेजा गया उसका नाम था राय सिंह। क्या नाम है? राय सिंह नाम है। ठीक है, राय सिंह बीकानेर के शासक थे। अगर राय सिंह की बात करें तो ये अकबर के दरबार में मनसबदार थे और ये 4000 का मनसब था इनके पास अकबर के दरबार में। साथ ही जहांगीर के दरबार में भी ये मनसबदार रहे। लेकिन जहांगीर ने क्या इनका देखा कि यार बंदा बढ़िया है, तो इनको 5000 का मनसब दे दिया। कितने का? 5000 का मनसब जहांगीर के द्वारा दिया गया। तो एक प्रश्न ये बनता है कि बीकानेर का कौन सा शासक अकबर के दरबार में भी रहा मनसबदार और जहांगीर के दरबार में भी रहा? तो हमें ध्यान रखना है, ये थे राय सिंह। तो राय सिंह ने जो मतलब मिर्जा बंधुओं के जो विद्रोह को दबाने के लिए एक युद्ध हुआ था, वो था बैटल ऑफ कातोली जो भी, ये जो राणा सांगा वाला कातोली का युद्ध है उससे अलग है।
ये मतलब राय सिंह और जो मिर्जा इब्राहिम मिर्जा है उसके मध्य में हुआ था। ठीक है, बाद में उसने मतलब राय सिंह ने इसे हरा दिया और वहां पे मतलब अकबर का जो वर्चस्व था वो पुनः स्थापित हो गया। साथ ही उसने मतलब हुसैन मिर्जा को वहां पे मार दिया। मतलब मिर्जा बंदों में एक इब्राहिम मिर्जा होगा, एक हुसैन मिर्जा होगा। ठीक है। इसके अलावा राय सिंह का चंद्रसेन जो मेवाड़ के प्रताप कहते हैं जिसे, उनके खिलाफ भी संघर्ष हुआ इनका 1574 के आसपास। साथ ही इन्होंने रीजनल लीडर्स से भी लड़ाई करी, जैसे अपना सिरोही का हो गया, है ना, ठीक है, जालोर का हो गया। इन शासकों से भी इसने मतलब लड़ाई करी थी उस समय राय सिंह ने। तो ये एग्जाम में प्रश्न नहीं बनता, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो कि जो राय सिंह है वो अकबर के दरबार में भी मनसबदार था, जहांगीर के दरबार में भी था, बीकानेर से संबंधित है। मिर्जा बंदों के विद्रोह को 1573 में इसने दबाया था, इब्राहिम मिर्जा, हुसैन मिर्जा, और इसके लिए जो युद्ध हुआ था वो था खातौली का युद्ध। ठीक है, खातौली का जो युद्ध है वो राणा सांगा वाला वो अलग है, ये अलग युद्ध है। खतौली हो सकता है ये जगह भी दूसरी हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलेख राजस्थान में वैष्णव धर्म के विषय में उल्लेख नहीं करता, यानी भागवत धर्म के बारे में उल्लेख नहीं करता इनमें से? तो इसमें बरनाला अभिलेख है, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, क्योंकि इसमें दान वगैरह की बात करी गई है। इसके अलावा गोसुंडी अभिलेख तो भागवत संप्रदाय से संबंधित पहला अभिलेख ही है, तो ये तो होगा ही होगा। बड़वा स्तंभ लेख के अंदर भी भागवत संप्रदाय से संबंधित बात करी गई है। ठीक है, लेकिन बसंतगढ़ अभिलेख में ये नहीं पता चलता कि ये भागवत संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित बात बसंतगढ़ अभिलेख में नहीं की गई है। अगर बसंतगढ़ अभिलेख की बात करें तो कहां पे मिला है? तो बसंतगढ़ अभिलेख जो सिरोही जिले के अंदर पड़ता है, वहां पे खीमल माता का मंदिर है, क्षेमकारी माता कह दो, खीमल माता मंदिर है, वहां से प्राप्त हुआ है। अभी वर्तमान में क्या वही खीमल माता मंदिर में नहीं, वर्तमान में अजमेर का जो राजपूताना म्यूजियम है ना, वहां पे इसे रखा गया है। कहां पे रखा गया है? अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में इसे रखा गया है। अब इसके अंदर जो बसंतगढ़ अभिलेख है, इसके अंदर एक तो देखो शब्द आता है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, वो किसी व्यक्ति के लिए है, स्थान के लिए आया, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजस्थान या द्वितीय शब्द का उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? राजस्थान या द्वितीय शब्द का उल्लेख। तो राजस्थान जो शब्द है उसका किस संदर्भ में उपयोग किया गया वो एक अलग बात है, लेकिन राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले ये अपने जो बसंतगढ़ अभिलेख इसी में किया गया है। इसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख नहीं किया कि राजस्थान या द्वितीय शब्द का उल्लेख किया गया। ठीक है, साथ ही इसमें जो अरबू देश के राजा वरमलात के सामंत रज्जिल और रज्जिल के पिता वज्रभट्ट सदा सत्याश्रय का वर्णन भी इसमें मिलता है, यानी रज्जिल जो वरमलात का सामंत था रज्जिल, उसके बारे में जानकारी हमें इस बसंतगढ़ अभिलेख से मिलती है। साथ ही ये सामंत प्रथा की जानकारी भी देता है। तो कौन सा अभिलेख सामंत प्रथा की जानकारी देता है? इस प्रकार का अगर प्रश्न आए आपके परीक्षा में तो आपको उत्तर लगाना है बसंतगढ़ अभिलेख। ठीक है, तो कौन सा अभिलेख सामंत प्रथा की जानकारी देता है? बसंतगढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में राजस्थान या द्वितीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो बसंतगढ़ अभिलेख। और सिरोही के खीमल माता मंदिर टेम्पल से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो बसंतगढ़ अभिलेख। ठीक है, अभी एक प्रश्न आया, इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि एक सामाजिक प्रथा से संबंधित शब्द है फरगति, शब्द का नाम है फरगति, फरगति नाम का शब्द है, ये किस प्रथा से संबंधित है? तो इसका कोई विशेष संदर्भ कहीं पे मिला नहीं है, लेकिन जो श्रुति है जनश्रुति उसके अनुसार नाता शब्द से संबंध इसका माना गया। किससे? फरगति, मतलब फरगति का मतलब होता है फारिग होना, एक तरीके से फारिग मतलब रिलीव होना। तो इसके लिए जो राशि जो दी जाती है फारिग होने के लिए नाता प्रथा में, उसे शायद फरगति कहा गया है। तो फरगति शब्द का जो संबंध है वो नाता प्रथा से, ये ध्यान रखो आप। ठीक है, ये प्रश्न आया, दोबारा भी आ सकता है, नवीन प्रश्न है, अब तक नहीं पूछा गया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा भीलों के विद्रोह का दमन करने के लिए कुछ कार्य किए गए, मतलब छावनियां वगैरह स्थापित की गई, तो उसके संबंध में, उन छावनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखो, सबसे पहला कथन है मेवाड़ में भील कोप्स का मुख्यालय उदयपुर के
खेरवड़ा में रखा गया। मेवाड़ भीलकोप्स है ना, इसका मुख्यालय खेरवड़ा में रखा गया था क्या? बिल्कुल, मेवाड़ भीलकोप्स का मुख्यालय खेरवड़ा में ही रखा गया था। अंग्रेजों ने सेना का द्वारा भीलों के दमन के लिए 1836 के अंदर जोधपुर लीजन की स्थापना कब की गई? तो जोधपुर लीजन की स्थापना की गई 1836 में। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। जोधपुर लीजन 1836 में स्थापित हुई। 1837 में जोधपुर लीजन का मुख्यालय अजमेर में था। पहले तो जोधपुर लीजन का मुख्यालय पहले अजमेर था, बाद में सिरोही के बड़गांव में स्थानांतरित कर दिया 1837 में। यह बात सत्य है क्या? यह बात भी सत्य है। अब ये देखो, ये ध्यान करने वाली बात है कि जोधपुर लीजन का शुरुआती मुख्यालय कहाँ पे था? अजमेर में था। बाद में कहाँ स्थानांतरित किया गया? सिरोही के बड़गांव में स्थानांतरित किया गया। अब प्रश्न ये बन सकता है कि सिरोही के बड़गांव में किस मतलब सेना की टुकड़ी का मुख्यालय था? तो आप क्या लगाओगे? जोधपुर लीजन का। ठीक है। 1838 में मेवाड़ भीलकोप्स की स्थापना हुई। अब मेवाड़ भीलकोप्स की स्थापना 1838 में थोड़ी हुई थी, ये हुई थी 1841 में। तो ये कथन गलत है, तो हमें चुनना था गलत कौन सा है, सही नहीं है। तो ये हमारा चौथा नंबर ही उत्तर हो जाएगा। तो देखो, जोधपुर लीजन की स्थापना 1836 में, इसका शुरुआती मुख्यालय अजमेर में, बाद में इसका मुख्यालय बड़गांव में कर दिया गया। बड़गांव कहाँ पड़ता है? बड़गांव सिरोही में पड़ता है। क्लियर है? और मेवाड़ भीलकोप्स की स्थापना 1841 में, इसका मुख्यालय खेरवड़ा में। खेरवड़ा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भीलकोप के गठन की स्वीकृति प्रदान की। ठीक है। मेवाड़ भीलकोप का मुख्यालय उदयपुर राज्य में रखा गया और खेरवड़ा और कोटड़ा में 2 छावनियां रखी गई, और जो मुख्यालय उदयपुर में कहाँ रखा गया? तो खेरवड़ा में इसका मुख्यालय रखा गया। ठीक है। अगला प्रश्न, 17 मार्च 1948 को गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया? 17 मार्च 1948 को गठित मत्स्य संघ कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया था? तो मत्स्य संघ की कैबिनेट है, कैबिनेट का अध्यक्ष कौन करेगा? कैबिनेट की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है। तो मत्स्य संघ का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। तो यही इसके अध्यक्ष होंगे। तो कब बना था मत्स्य संघ? 17 मार्च 1948। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण का ये कौन सा चरण था? प्रथम चरण था। पता है आपको? चलो, अब हम क्या करते हैं, शोभाराम कुमावत का आ गया है शब्द, तो उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम देख लेते हैं। क्योंकि एग्जाम में आजकल देखो लगातार जो हमारे राजस्थान के फ्रंट लाइन लीडर थे आज़ादी के टाइम पे, उनसे संबंध में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और वो प्रश्न सीधे प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं है, वो थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमें उसको भी देखना होगा। तो राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण 18 मार्च 1948, प्रधानमंत्री बने शोभाराम कुमावत। ठीक है। उस समय तो मत्स्य संघ के तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जब राजस्थान का बाद में मतलब मत्स्य संघ का विलय हुआ, तो हीरालाल शास्त्री की जो सरकार बनी, उस सरकार में मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री बने थे, लेकिन पहले राजस्व मंत्री कौन बने? तो ये बने थे बाबू शोभाराम कुमावत। ठीक है। उसके बाद में 1952 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए, तो ये अलवर लोकसभा से सांसद बने। कौन? शोभाराम कुमावत। तो सबसे पहले तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद में जो हीरालाल शास्त्री गवर्नमेंट का गठन हुआ, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, उस सरकार में राजस्व मंत्री बन गए। फिर 1952 में जैसे ही पहले लोकसभा के चुनाव हुए, तो ये सांसद बन गए। फिर अगली लोकसभा का गठन हुआ, तब भी दोबारा सांसद बने। कहां से? तो अलवर से। अलवर लोकसभा क्षेत्र था ना, वहां से जीते थे। इसके अलावा ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे 1956 के अंदर। पीसीसी के, जैसे अब वर्तमान में पीसीसी के चीफ क्या है, कौन है? गोविंद डोटासरा है ना, वैसे ही 1956 के अंदर ये शोभाराम कुमावत बने। तो लेकिन ये प्रश्न इतना बनेगा नहीं। साथ ही अलवर के अंदर जब सबसे पहले यूआईटी का गठन हुआ था ना, यूआईटी का गठन सबसे पहले अलवर के अंदर, उसके अध्यक्ष भी कौन बने थे? पहले अध्यक्ष वो शोभाराम कुमावत ही बने थे। उसके बाद में 1962 तक तो ये सांसद रहे।
1967 के अंदर इन्होंने क्या किया, राजस्थान विधानसभा की तरफ रुख किया दोबारा, और रामगढ़ विधानसभा से विधायक बने। कहाँ से? रामगढ़ है ना 12 में, वहां से विधायक निर्वाचित हुए, और 2 बार कृषि एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, कृषि मंत्री रहे 2 बार। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, फिर हीरालाल सरकार में राजस्व मंत्री, और फिर 2 बार सांसद, उसके बाद में यूआईटी के अध्यक्ष, और बाद में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी ये रहे राजस्थान गवर्नमेंट में। कहां से विधानसभा क्षेत्र कौन सा था इनका? तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। 1972 से दोबारा ये मतलब लोग विधानसभा से जीत गए, और इस बार इनको बनाया गया वित्त मंत्री। तो मतलब एग्रीकल्चर कृषि मंत्री रह गए, फिर वित्त मंत्री बन गए। साथ ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी बने, और जो अपेक्स बैंक होता है ना, कोऑपरेटिव बैंक का जो सबसे बड़ा बैंक, उसके अध्यक्ष भी बने। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो शोभाराम कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का संबंध किससे? अब देखो, शोभाराम जी जब अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बने तो सहकारी आंदोलन से जुड़ गए, सहकारी कोऑपरेटिव सिस्टम से जुड़ गए। अब कोऑपरेटिव सिस्टम सुधार से संबंधित जब कमेटी बनी तो इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो शोभाराम कमेटी का संबंध किससे है? सहकारिता आंदोलन के सुधार के संबंध में जांच के लिए। ठीक है, तो शोभाराम कुमाऊत समिति सहकारिता आंदोलन से संबंधित है। क्लियर है? तो शोभाराम कुमाऊत के बारे में हमने मोटा मोटी सारी जानकारी ले ली। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने, हीरालाल सरकार के अंदर पहले राजस्व मंत्री बने, फिर 2 बार अलवर से सांसद रहे, फिर पीसीसी के अध्यक्ष भी रहे थे। यूआईटी बना सबसे पहले अलवर में, तो पहले अध्यक्ष भी शोभाराम कुमाऊत रहे। 1967 से बाद में विधायकी में आ गए, 2 बार विधायक बने, जिसमें पहली बार जब विधायक बने 1967 में तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर कृषि मंत्री बने, और दोबारा ये वित्त मंत्री बने। इसके अलावा लोक लेखा समिति राजस्थान सरकार में उसके अध्यक्ष रहे, और अपेक्स बैंक जो कोऑपरेटिव का जो टॉपेस्ट बैंक होता है ना, अपेक्स बैंक, उसको मतलब कोऑपरेटिव में क्या होता है, जिला सहकारिता बैंक होता है, वैसे ही बाद में सबका ऊपर एक बैंक होता है केंद्रीय बैंक, वो राज्य के लेवल पे, वो उसके अध्यक्ष बने अपेक्स बैंक के अध्यक्ष से। बाद में सहकारिता आंदोलन की जांच के लिए समिति बनाएगी, उस समिति के अध्यक्ष भी थे। तो शोभाराम कुमाऊत समिति है, वो किससे संबंधित है? सहकारिता आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी नवीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अजमेर में राजपूताना संग्रहालय बना, उसका पहला संग्रहालय अध्यक्ष किसे बनाया गया? अजमेर में पहला संग्रहालय राजपूताना संग्रहालय बना था, उसका संग्रहालय अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहालय अध्यक्ष बनाया गया था गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। किसे बनाया गया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा आपको पता ही है, प्राचीन भारतीय लिपिमाला एक ग्रंथ है, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, जो इन्होंने 1898 के अंदर लिखी थी, 1898 में लिखी थी, उसके रचनाकार है। ये काफी प्रसिद्ध रहे, और कई सारी पत्र पत्रिकाएं, कई सारी किताबों में जैसे मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, सोलंकियों का इतिहास लिखा, पृथ्वीराज विजय, करमचंद वंश, राजपूताना का इतिहास, ये किताबें प्रमुख गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताबें हैं। और उनकी बेस्ट किताब वो प्राचीन भारतीय लिपिमाला है ही। जब राजपूताना म्यूजियम बना राजस्थान में 1908 के अंदर इनको अध्यक्ष बनाया गया, और 1908 से लेके 1938 यानी 20 साल तक ये इसके अध्यक्ष रहे। पहले अध्यक्ष भी यही बने, और 20 साल तक इसके अध्यक्ष रहे थे राजपूताना म्यूजियम के। कौन? गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब। साथ ही इन्हें साहित्य के अंदर डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई, डीलिट, किसके द्वारा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। कब दी गई? 1937 में। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी प्रश्न पूछ रहा है तो हमें उस हिसाब से तैयार करके जाना पड़ेगा कि कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी एक कैंपेन चर्चा में रहा है काफी, हरियाणा राजस्थान अभियान। हरियाणा राजस्थान अभियान है, ये 2024 में लॉन्च कर दिया गया था। 7 अगस्त 2024 को इसकी लॉन्चिंग करी गई। कहां से लॉन्चिंग करी गई? सीधा सीधा प्रश्न है। तो एक तो किसी भी अभियान की योजना शुरू करने की डेट महत्वपूर्ण होती है, और दूसरा वो कहां से शुरू किया गया ये महत्वपूर्ण होता है। तो सपोटरा जगह पड़ती है, सपोटरा कहां पे? करौली में।
सपोट्रा करौली में, वहां से मतलब इसको हरियाणा राजस्थान अभियान को शुरू किया गया था। हरियाणा राजस्थान अभियान 7 अगस्त 2024 को शुरू किया गया सपोट्रा करौली से। अब इस अभियान की जो प्रेरणा है, तो मोदी जी ने एक कैंपेन चलाया था, एक पेड़ मां के नाम, उसी का एक्सटेंशन है राजस्थान में। यानी ये तो सेंट्रल लेवल की बात होगी, और राजस्थान में उसका एक्सटेंशन क्या है, एक पेड़ मां के नाम। अब एक पेड़ मां के नाम कब शुरू हुआ था, 5 जून को, 5 जून 2024 को, ठीक है। और राजस्थान के अंदर जून जुलाई अगस्त यानी 3 महीने और 2 दिन हुए तो राजस्थान में हरियाणा राजस्थान अभियान शुरू कर दिया गया, मतलब उसी के संरक्षण में, उसी की लाइनिंग में, ठीक है। यानी स्टेट लेवल में इसका एक्सटेंशन करने के लिए। और राजस्थान के अंदर मतलब हरियाली को बढ़ाने की आवश्यकता है, और राजस्थान सरकार बहुत ध्यान भी दे रही है। हरित रूप से विकसित करने के लिए बजट था 2025-26, उसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से एक कैंपेन चलाया गया, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। इसके अंदर हर परिवार को जोड़ा जाए, एक तो ये टारगेट करा गया, और 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। और इसके लिए मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम, मतलब एक विभाग इसमें काम नहीं करेगा, कई सारे विभाग, जनता, सारे मतलब मंत्रालय सब जुड़ेंगे, सब अलाइन होके काम करेंगे, तब इतने पौधे लगेंगे। तो इसके अंदर 69 विभाग शामिल है, कितने, 69 विभाग, और लगभग 53 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां इसके अंदर लगाएगी। अब इन 69 विभाग में सबसे अच्छा काम किसने किया, तो एक तो एजुकेशन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया, टॉप पे है एजुकेशन, है ना, इसने सबसे ज्यादा पौधे लगाए। और 2 नंबर पे कौन है, तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ये 2 विभाग टॉप पे। सबसे ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट, बाद में 2 नंबर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज पौधे लगाने के मामले में, ठीक है। और 3 नंबर पे वन विभाग हो गया। अब ये जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान है, इसके अंदर जैसे मतलब क्या क्या हो गया, अब इनको एक अलाइन करो, एक पेड़ मां के नाम, हरियाणा राजस्थान अभियान और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, ये अलाइंड चीज है। राजस्थान को हरित राजस्थान बनाने की दिशा में मतलब ये कैंपेन शुरू किए गए हैं। तो इस अभियान के अंदर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में अगले 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया। 2024 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए, और 2025 में 10 करोड़ का टारगेट रखा गया था, वो अचीव कर लिया गया। और इसमें जो मोटा मोटी जो हरित राजस्थान बनाने के लिए जो सबसे बड़ा टारगेट वो क्या रखा गया है कि 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में हमें बढ़ाना है 2028 तक। ये टारगेट ध्यान रखो, क्योंकि हमें डेडलाइन दे दी ना, डेडलाइन देते ही प्रश्न बन जाता है कि 2028 तक कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। तो 20,000 हेक्टेयर, कितना, 20,000 हेक्टेयर, ठीक है। हरियाणा राजस्थान एक एप्लीकेशन भी राजस्थान लॉन्च की गई है। उसमें क्या होता है, जैसे पौधा लगाया, पहले तो खाली जगह की जियो टैग होती है, फोटो होती है, और सैटेलाइट के माध्यम से, मतलब आप मोबाइल के माध्यम से ऐप पे करोगे तो वो सीधी सेव हो जाएगी सर्वर पे। और उसके बाद में जब आपने पौधा लगा लिया, उसके बाद में उसकी जियो टैग करो, आप फोटो खींचो और अपलोड करो। उसके बाद में 2-3 महीने के बाद में उसका रिव्यू, फिर 12 महीने पे रिव्यू, इस प्रकार से एक सीरीज बनाएगी ताकि वो पौधा सुरक्षित रख सके और हम उस पौधे को सुरक्षित रखने के प्रति सजग रहें। ऐसा नहीं कि पौधा लगा के छोड़ दिया। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, उसका नाम है हरियाणा राजस्थान मोबाइल ऐप। अब 76वां राष्ट्रीय, अब इसी दिशा के अंदर जो 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया 27 जुलाई को, उस एक दिन मतलब टोटल 10 करोड़ पौधे लगाने थे, उस एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगा दिए। तो 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक दिन में कितने पौधे लगाए गए, 2.5 करोड़ पौधे, 2 करोड़ 50 लाख पौधे। कब मनाया गया था, 27 जुलाई को। अब एक पेड़ मां के नाम हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के तहत
टोडा राय सिंह जगह पड़ती है टोंक में, वहां एक ही जगह 60,000 पौधे एक ही दिन में लगाए गए। तो इस तरह से मतलब बहुत अलग अलग स्तर पे बहुत प्रयास किए जा रहे हैं मिशन हरियाणा और राजस्थान मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए। जो मोटा मोटी टारगेट बनता है 2028 तक 20,000 हेक्टेयर की वन क्षेत्र में वृद्धि और 5 सालों के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट, ये पॉइंट बनते हैं परीक्षा के हिसाब से। अभी एक योजना चर्चा में रही होगी, स्वामित्व योजना, आप सभी उससे प्रभावित रहे होंगे। गांव के आसपास चारों तरफ मतलब एक ड्रोन उड़ा, ड्रोन के बाद में वहां पे चूना से मार्किंग करी गई, उसके फोटोग्राफ लिए गए, बाद में नक्शे आए, फिर आपसे मतलब आपत्तियां वगैरह आमंत्रित की गई। तो ये सब किस में हो रहा है? ये स्वामित्व योजना में। अब स्वामित्व योजना क्या है? भूमि स्वामित्व के अधिकार देना एक तो लोगों को, और जो भूमि के संबंध में जो विवाद होते हैं उन विवादों को कम करना। ये इसके माध्यम से पट्टे दिए जाएंगे स्वामित्व योजना के अंदर टेक्निकल तरीके से मैपिंग करते हुए। सरकार ने बजट में कहा कि प्रदेश में पात्र 2 लाख ग्रामीण परिवारों को नए स्वामित्व पट्टे जारी किए जाएंगे। तो 25-26 के बजट के अंदर कितने पट्टों के बारे में घोषणा करी गई? 2 लाख ग्रामीण परिवारों को पट्टे दिए जाने की घोषणा की गई। अब स्वामित्व जो योजना है, अब स्वामित्व योजना है, इसकी जो फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछी है। तो स्वामित्व में SVAMITVA, तो स्वामित्व का है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। मतलब एस का हो गया सर्वे, वी का हो गया विलेजेस, ए का आबादी, एम का मैपिंग, आई का इम्प्रोवाइज्ड, टी का टेक्नोलॉजी, वी का विलेज और ए का एरिया। यानी ऐसा सर्वे विलेज आबादी का और मैपिंग करना ग्रामीण एरिया में इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बाद में सैटेलाइट के माध्यम से, मतलब ड्रोन के माध्यम से वो करना, इमेजेस लेना और हाईटेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अच्छी मैपिंग करना। अब इसमें पूछ सकता है कि जो एम है उसका मतलब क्या है, तो आप क्या बताओगे? मैपिंग। आपसे पूछे आई का मतलब क्या है, तो इम्प्रोवाइज। टी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। एक बार फिर से बोलो, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। ठीक है। इस जो स्वामित्व योजना का जो पायलट चरण है वो काफी पहले शुरू हो गया था 2020-21 में। इसमें 9 राज्य शामिल किए गए थे। ठीक है, इसमें अपना राजस्थान भी शामिल था, जैसे हरियाणा हो गया, कर्नाटक हो गया, MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये 9 राज्य थे। पायलट चरण शुरू हुआ और इसकी शुरुआत कब करेगी? जो पंचायती राज दिवस होता है ना, 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है। अब स्वामित्व योजना के बारे में आपको जानकारी मिल गई तो इतना आपको इसका उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया होगा। एक तो देखो, सही भूमि का रिकॉर्ड बनाना, एक संपत्ति का विवाद को कम करना। ठीक है। ग्रामीण को संपत्ति को, जैसे ग्रामीणों की संपत्ति होती है, पट्टे वगैरह नहीं होती है, तो उसका हम फाइनेंशियल यूज नहीं कर सकते, लेकिन शहरों में जो प्रॉपर्टी होती है उसके अगेंस्ट हम लोन वगैरह ले सकते हैं, है ना। तो अब ये स्वामित्व के पट्टे मिल जाएंगे तो ग्रामीण प्रॉपर्टी का भी मतलब वित्तीय उपयोग कर सकते हैं, वित्तीय संपत्ति मान सकते हैं उसे, तो वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने की सुविधा बढ़ेगी। संपत्ति कर निर्धारण, अगर किसी संपत्ति पर टैक्स वगैरह लगाना है तो अगर पट्टे स्वामित्व के पट्टे दिए जाएंगे तो उस आधार पर टैक्स निर्धारण लगाना आसान हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए। और सर्वेक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर और GIS मानचित्रों का साझा उपयोग करना, जो GIS मानचित्र है ना उनका उपयोग करना। और एक होता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान क्या है? जो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नाम आपने सुना होगा, SDG। SDG क्या है? 17 ऐसे टारगेट्स है जिसके माध्यम से मतलब हमें विश्व के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए उन टारगेट्स को पूरा करना है। और उस 17 गोल्स, ऐसे 17 गोल्स है, उन 117 गोल्स को 169 टारगेट के अंदर बांटा गया है।
अब वो टारगेट्स कैसे पूरे होंगे? वो पूरे होंगे जब हम जो 17 गोल्स हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, पोषण हो गया, ब्लू इकोनॉमी हो गया, सबको हम ग्राउंड लेवल पे उन पे काम करेंगे। और काम कैसे करेंगे? काम तो मतलब जनता के ऊपर ही तो करना पड़ेगा ना। पोषण, अगर कुपोषण है तो उसे खत्म करना तो जनता के ऊपर करना पड़ेगा। तो इस समय जनता रहती है गाँव में, तो गाँव के विकास के लिए एक प्लान बनाया जाता है, जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। अब जो ये 17 टारगेट्स हैं, इनको क्या किया गया है, 10 थीम के अंदर बांट दिया गया है, ताकि जो गांव ग्रामीण पंचायतें हैं वो इससे अलाइन हो सके, और उस थीम के आधार पर ही जीपीडीपी प्लान बनाया जाता है। अब उस जीपीडीपी प्लान बनाने में गांव के बारे में जानकारी होना जरूरी है, गांव के विकास के लिए, पोषण के लिए, गांव को इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए, जलापूर्ति के लिए अच्छे मैप की जरूरत है, गांव की जानकारी होती है, जरूरी होती है। तो ये स्वामित्व योजना के जो OGIS मानचित्र है, ये आपकी हेल्प करेंगे इस जीपीडीपी को बेहतर बनाने में। और इस जीपीडीपी बेहतर बनेगी तो विकास बेहतर होगा, विकास बेहतर होगा तो जो SDG गोल्स है वो हम अचीव कर पाएंगे। अभी देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, उन्होंने इंडिया के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए क्या काम किए। तो सबसे पहले तो बात करें तो अगर उसने सबसे पहले वो दुविधा में थे कि यार इंडिया के अंदर एजुकेशन दे तो इंग्लिश शिक्षा दे, यानी जो इंग्लिश शिक्षा सिस्टम है वो दे, या फिर भारत में जो शिक्षा सिस्टम चल रहा है वो प्रोवाइड करे, कौन सा प्रोवाइड करे, ये दुविधा थी। अब मतलब हमारी जो प्राच्य शिक्षा प्रणाली है वो और पश्चिमी शिक्षा, इसमें से किसको महत्व दिया जाए, ये दुविधा थी। और बाद में आगे चल के हमें पता चला कि पाश्चात्य शिक्षा को ही उन्होंने बढ़ावा दिया। 1813 का एक चार्टर अधिनियम आया था, और उस चार्टर अधिनियम में पहली बार शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात करी गई, यानी भारतीय शिक्षा के अंदर पैसे खर्च करके शिक्षा को बेहतर करने का जो पहला उल्लेख किया गया था तो 1813 के चार्टर अधिनियम में किया गया था। इसमें किया गया 1813 के चार्टर अधिनियम में, और उसमें शिक्षा के ऊपर हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और बात वही रही कि शिक्षा पे खर्च करें तो कैसे करें, प्राच्य पे करें या फिर आंग्ल पे करें, है ना। और आवंटित मामला अगले 20 सालों तक लगातार चलता रहा। आवंटित धन के अलावा एक पैसा भी शिक्षा पर खर्च नहीं किया जा सकता। ये कहा कि भाई इतना ही खर्च करना है शिक्षा पे, और कुछ खर्च, तो इस तरीके से तो एक तरीके से शिक्षा पे बैरियर लग गया उस समय। उन्होंने कहा 1 लाख खर्च करना और 1 लाख ही खर्च करना, डिसाइड हो गया। वही दो भागों में बढ़ गए थे, आंग्ल और ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिक, ये 2 भागों में बढ़ गए। बाद में आपको पता है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग आया, वो अंग्रेजी भाषा की तरफ उसका जोर था। उसने क्या किया, 1835 की शुरुआत में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के 10 सदस्यों को 2 बराबर समूह में विभाजित कर दिया। उस समिति का अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। अब 5 सदस्य कह रहे हैं कि आंग्ल भारतीय मतलब जो अंग्रेजों वाली शिक्षा पद्धति वो अपनाओ, और 5 सदस्य गए प्राच्य वाली अपनाओ। लेकिन जो मैकाले था ना, वो अध्यक्ष था, वो इन 5 की तरफ था। तो सीधी बात होगी, बेंटिंग भी अंग्रेजी अपनाने की तरफ था और मैकाले भी अंग्रेजी वाले सिस्टम की तरफ था। तो ये कहा गया कि अब आगे से क्या होगा, आगे से जो मैकाले वाली शिक्षा पद्धति यानी जो वेस्टर्न पद्धति है उसी के माध्यम से भारतीयों को शिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो ये शिक्षा के संबंध में कुछ बातें थी। अभी देखो, भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान कुछ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेगी। अब इनमें से कौन सा है वो सुमेलित है। बनारस संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स ने स्थापित किया था क्या, तो ये गलत है। कलकत्ता मदरसा ये वॉरेन हेस्टिंग ने स्थापित किया, तो ये सही है। कलकत्ता मदरसा किसने स्थापित किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने। और फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर विलेज ने स्थापित किया, नहीं, ये भी गलत है। तो केवल 2 सही है इसमें। तो देखो, जो बनारस का संस्कृत कॉलेज है
वो आपको पता ही है, जोनाथन डंकन ने स्थापित किया था। किसने? जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस का संस्कृत कॉलेज स्थापित हुआ था। सीधा याद कर लो, एग्जाम में सीधा पड़ेगा। बनारस संस्कृत कॉलेज, डंकन। क्या याद रखोगे? डंकन। वैसे याद भी है आपको ये तो। अब कलकत्ता मदरसा के बारे में आपको नहीं पता होगा। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग की मदद से स्थापित हुआ था। किसकी मदद से? कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग की मदद से। और फोर्ट विलियम कॉलेज है वो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता से स्थापित हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज किसकी सहायता से? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता से। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि हमें इनको क्रम से सेट करना है कि पहले कौन सा हुआ था। हिंदू कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, वुड डिस्पैच। तो इनमें से सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। कब? हिंदू कॉलेज की स्थापना होगी 1817 में। हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है 1817 में किसने स्थापित किया था? डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। हिंदू कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1817 में डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से स्थापित हो गया। और पाश्चात्य शिक्षा देने का यह पहला कॉलेज था। उच्च शिक्षा, पाश्चात्य उच्च शिक्षा यानी कॉलेज एजुकेशन देने का जो पहला प्रयास किया गया था वो हिंदू कॉलेज था 1817 का। नाम हिंदू कॉलेज है लेकिन शिक्षा इसमें पाश्चात्य वाले दी जाती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1858 में कब करेगी? 1858 में। ठीक है। उसके बाद में एडम की रिपोर्ट, बेंटिंग के समय 1835 में शिक्षा पर रिपोर्ट दी गई। एडम की रिपोर्ट कब दी गई? 1835 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था उस समय 1835 में। और वुड डिस्पैच आपको पता ही है 19 जुलाई 1854। ये डेट भी याद रखना। वुड डिस्पैच कब हुआ? 19 जुलाई 1854। वुड डिस्पैच क्या था? एक व्यापक कार्य योजना थी भारतीय शिक्षा पर। इसमें 100 अनुच्छेद थे। कितने आर्टिकल थे वुड डिस्पैच में? 100 आर्टिकल थे, 100 अनुच्छेद। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम और सुधारों आदि पर व्यापक विचार व्यक्त किए गए और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा गया। ठीक है। वुड डिस्पैच 19 जुलाई 1854, एडम की रिपोर्ट 1835, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1858 और हिंदी कॉलेज 1817। हिंदू कॉलेज डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1858 में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर। जैसे लंदन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। एडम की रिपोर्ट 1835 में शिक्षा के ऊपर रिपोर्ट थी। वुड डिस्पैच 1854 में आया था 19 जुलाई 1854। ये डेट याद रखनी हो जाएगा। आगे चले। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान क्यों चलाया गया है? शिक्षित राजस्थान अभियान यानी एक तो क्वालिटी एजुकेशन देना, क्वालिटी एजुकेशन राजस्थान में प्रोवाइड करवाना। ठीक है। दूसरा, छात्रों की लर्निंग आउटकम में सुधार करना। यानी छात्र पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई का उतना फायदा हो नहीं रहा, तो उसको बेहतर करना। स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। और शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये सबको शिक्षा मिले। ये इसके 4 थीम है। ये चारों थीम याद रखनी है आपको। जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है उसमें क्वालिटी एजुकेशन, लर्निंग आउटकम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छे आउटकम, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर और सबको शिक्षा। ठीक है। ये 4 इसके उद्देश्य हैं। अब एक प्रश्न ये बनता है कि कहां से कब शुरू किया गया? तो 29 मार्च 25 को, ये डेट याद रखो। जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है MSRA, ये याद रखना आपको। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया? 29 मार्च
2025 को। ठीक है, 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया गया और इसका उद्देश्य 4 चीजें, क्वालिटी एजुकेशन, लर्निंग आउटकम, इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये 4 इसके उद्देश्य है। क्लियर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, और ये अभियान चलाए जाने वाला ये राजस्थान पहला राज्य है देश का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मतलब ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने के लिए इस तरह से अभियान चलने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो 2 NH महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था ना कि कुछ हम ऐसे फैक्ट पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो NH 27 और NH 48। तो NH 27 है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में शामिल है। NH 27 है पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ना, सॉरी ईस्ट और वेस्ट तो इधर होता है ना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंदर शामिल है। अब प्रश्न ये बनता है इसमें से कि राजस्थान में किधर से गुजरता है NH 27? तो देखो ये राजस्थान के अंदर सिरोही, इसके अलावा जो CUB का मतलब होता है चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा। तो चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही हो गया। पहले सिरोही के बाद में उदयपुर में आएगा, उदयपुर के बाद चित्तौड़ में जाएगा, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा में जाएगा, भीलवाड़ा के बाद में हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती में सिर्फ झालावाड़ शामिल नहीं है, यानी हाड़ौती माने झालावाड़। तो कैसे याद करोगे NH 27 को? सिरोही, CUB और हाड़ौती में से झालावाड़ निकाल के हाड़ौती रह जाएगा ना याद। तो कैसे? सिरोही, फिर उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, कोटा बूंदी 12, झालावाड़ तो झालावाड़ नहीं तो कोटा बूंदी 12। ठीक है, क्लियर हो गया NH 27 का। अब वैसे ही हम NH 48 को देखेंगे। NH 48 ये राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल है नेशनल हाईवे, यानी वो नेशनल हाईवे जो राजस्थान से गुजरता है और स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है वो है NH 48। अब ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है ये प्रश्न बनता है। तो देखो डूंगरपुर में आएगा सबसे पहले, डूंगरपुर के बाद में जाएगा CUB यानी वही उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में ब्यावर में आया, ब्यावर के बाद अजमेर में, अजमेर से जयपुर में प्रवेश कर गया, जयपुर में बाद में कोटपुतली बरोड में चला गया, फिर राजस्थान के बाहर निकल गया। तो कहां से शुरू हुआ NH 48? डूंगरपुर, सर यहां से डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में आपका उदयपुर, उदयपुर के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में ब्यावर, ब्यावर के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में कोटपुतली बाय रोड, फिर बाहर राजस्थान के बाहर चला गया। तो ये मतलब तो CUB NH 48 में भी है और NH 27 के अंदर भी है। तो NH 27 याद हो गया। एक बार देखो सिरोही से शुरू हुआ, बाद में CUB में, बाद में हाड़ौती क्षेत्र से जाता है लेकिन झालावाड़ नहीं है। और NH 48 को देखते हैं तो डूंगरपुर से शुरू होता है, बाद में CUB में जाता है, बाद में ब्यावर, अजमेर, जयपुर, फिर बाय रोड कोटपुतली होते निकल जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ध्यान रखना है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो पर्यटन मंत्री है उनकी बैठक हुई थी उदयपुर में। कहाँ पे हुई? तो जो पर्यटन मंत्री है जितने भी राज्य उन सभी के, उनकी बैठक हुई है उदयपुर में। खारा पानी और एक्वाकल्चर प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला तो ये चूरू में शुरू की गई है। खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? चूरू में। खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला चूरू में शुरू की गई है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है वो उदयपुर में। खारा पानी की एक्वाकल्चर प्रयोगशाला चूरू में शुरू की गई है। ठीक है। जनजाति गौरव सम्मान हाल में मीरा दोज है, मीरा दोजा है, मीरा दोजा, ये झाड़ोल की है, अपने झाड़ोल पड़ता है उदयपुर में। तो मीरा दोजा जी है, इनको जनजाति गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। किसने दिया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। कब दिया? तो भगवान बिरसा मुंडा जयंती थी, उसका राज्य स्तरीय आयोजन किया गया था। कहाँ पे? अब ये भी महत्वपूर्ण है कि भगवान बिरसा मुंडा जयंती का राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया? तो डूंगरपुर में किया गया और इसमें मीरा दोजा जी को जनजाति गौरव सम्मान दिया गया। अब मीरा दोजा जी इन्होंने ऐसा किया क्या? तो इन्होंने एशियन लेक्रोस गेम हुए ना, एशियन लेक्रोस गेम के अंदर भारत को रजत पदक जिताया। ठीक है।
एशियन लैक्रोस गेम्स में भारत को रजत पदक जिताने वाली मीरा दूजा जी को जनजाति गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। बिरसा मुंडा जयंती का जो राज्य स्तरीय समारोह डूंगरपुर में आयोजित किया गया था उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट कम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया? अब देखो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अब फॉरेस्ट का नाम आता है, आप कहाँ चेपते हो? उदयपुर, लेकिन नहीं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ के साथ में मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, ये जलाना में स्थापित किया गया। जलाने का है जयपुर में, क्लियर है, याद रखना एकदम। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, यानी जहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रहेगी फिर मैनेजमेंट भी रहेगा, ऐसा इंस्टीट्यूट कहाँ पे? जलाना जयपुर के अंदर खोला गया। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025, तो राजस्थान के कोऑपरेटिव फेडरेशन ने 3 श्रेणी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड जीते। सबसे पहला श्रेणी 1 में बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अवार्ड, बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अवार्ड किसे मिला है? तो गिनोई दूध उत्पादक सहकारी समिति ने गिनोई जयपुर की, उसको मिला है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी गिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को। बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड तो ये मिला है हर्षित जूरिया को, इंडिविजुअल को मिला है तो ध्यान रखना है। बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड मिला है हर्षित जूरिया को, और हर्षित जूरिया कहाँ से है? ये अपने सिक्कर से है, कटेसु है, तो अपना सिक्कर सु है कौन? हर्षित जूरिया जी। ठीक है, एक कैटेगरी ये होगी। तीसरी कैटेगरी बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड, बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड भी मिला है राजस्थान को ही विकास कुमार को, विकास कुमार ये हनुमानगढ़ से, इनको बेस्ट एआई टेक्नीशियन, डेयरी क्षेत्र में एआई टेक्नीशियन अवार्ड मिला है विकास कुमार को। और केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री कौन है? एसपी सिंह, इन्होंने अवार्ड प्रदान किए। अब एक बात और ध्यान रखो, आरसीडीएफ की जो एमडी कौन है? तो श्रुति भारद्वाज है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है ना, आरसीडीएफ, इसकी जो एमडी है वो है श्रुति भारद्वाज। ठीक है, अब एक प्रश्न आपसे छोटा सा पूछता हूं, एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत सरल प्रश्न है। आरसीडीएफ की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई ये आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। अभी देखो, राजस्थान के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं और उन क्रांतिकारियों के संबंध में एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनको किस जेल के अंदर रखा गया था? क्रांतिकारी मतलब उस समय संघर्ष के समय वो कई बार जेल में गए थे, तो उनको किस क्रांतिकारी को किस जेल में रखा गया था? प्रश्न जो बोर्ड है आरएमएस बोर्ड, उसका फेवरेट प्रश्न है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जो अर्जुन लाल सेट्टी है इनको वेल्लूर जेल भेजा गया था। कौन से जेल में? वेल्लूर जेल में। अर्जुन लाल सेट्टी को वेल्लूर जेल में। गोपाल सिंह खारवा को टोडगढ़ जेल में रखा गया, एक तो एक तिहाड़ जेल में। गोपाल सिंह खारवा को टोडगढ़ और तिहाड़ जेल में। केसरी सिंह बराहट इनको हजारीबाग जेल में। ठीक है, नाम इनके बराहट है लेकिन जेल कौन सा? हजारी है। ठीक है ना, इस तरह से आपको रिलेट करना है। प्रताप सिंह बराहट, प्रताप सिंह जी उनके बेटे, उनको बरेली जेल में रखा गया। ठीक है, उसके बाद डूंग जी को आगरा किला के अंदर कैद किया गया था। गोविंद गिरी को अहमदाबाद जेल में, गोविंद गिरी को कौन से जेल में रखा गया? अहमदाबाद जेल में रखा गया। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में। अब देखो, विजय सिंह पथिक को और गोपाल सिंह खारवा को, गोपाल सिंह खारवा को तिहाड़ जेल में भी रखा गया और टोडगढ़ जेल में भी रखा गया। ठीक है ना, उसके अलावा माणिक्य लाल वर्मा को कुंभलगढ़ में रखा गया और भूरेलाल बया को सराड़ा जेल के अंदर रखा गया था। किस जेल में रखा गया? सराड़ा जेल के अंदर रखा गया। अब हम एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं। बताओ, वेल्लूर जेल में किसे रखा गया? वेल्लूर, देख के बता दो भले ही। हाँ, अर्जुन लाल सेट्टी। ठीक है, और केसरी सिंह बराहट को किस में रखा गया? केसरी सिंह बराहट को हजारीबाग में रखा गया। ठीक है, अच्छा, गोविंद गिरी को, गोविंद गिरी को अहमदाबाद जेल में। ठीक है, इसके बाद बताओ विजय सिंह पथिक को कहाँ रखा गया? विजय सिंह पथिक को कहाँ रखा गया? विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ में। अच्छा, टोडगढ़ में किन किन को रखा गया? एक तो विजय सिंह पथिक हो गया, एक और कौन हो गए? गोपाल सिंह खारवा हो गए, गोपाल सिंह खारवा हो गए, इनको रखा गया। तो टोडगढ़ जेल में विजय सिंह पथिक को, गोपाल सिंह खारवा दोनों को रखा गया। ठीक है, और माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ में। सराड़ा जेल में किसे रखा गया? सराड़ा जेल में भूरेलाल बया को, भूरेलाल बया। ठीक है,
और भंवरलाल सराफ को नागौर जेल में, भंवरलाल जी सराफ को नागौर जेल में रखा गया। ठीक है, एक बार फिर से बताओ, हजारीबाग जेल में किसे रखा गया था? ठीक है, आगरा किला, ठीक है, डोंगजी को। इसके बाद बताओ टोटगढ़ में किस किस को रखा गया? विजय सिंह पत्ती के अलावा किसको रखा गया? गोपाल सिंह खारवा को। और अहमदाबाद जेल में किसे रखा गया? गोविंद गिरी को। ठीक है, उसके बाद में बताओ वेलूर जेल में किसे रखा गया? अर्जुन लाल सेठी को। ठीक, चलो इसको रिवीजन करना है, एक बार बिना देखे आप इसको पढ़ो। बाकी जुड़े रहे लगातार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।